हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेज। होम साइंस क्लासेज में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आपको पता ही है कि हम बात कर रहे हैं होम मैनेजमेंट की। होम मैनेजमेंट में जो हमने स्टार्ट किया है वो सेविंग के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया है। सबसे पहले हमने देखा बचत क्या है, बचत की आवश्यकता क्या है, बचत के साधन कौन-कौन से हैं, हमने ये देखा था। सिर्फ़ हमने यही देखा था कि बचत के साधन कौन-कौन से हैं। हमने उनके बारे में डिटेल में चर्चा नहीं की थी। तो सबसे पहले हमने बैंक के बारे में समझा कि बैंक क्या है, बैंक में खाता खुलवाने के क्या फ़ायदे होते हैं, बैंक में खाते कितने प्रकार के खोले जाते हैं। इसी के साथ-साथ हमने देखा कि बैंक जो है वो हमें 2 तरह की पुस्तकें देता है। एक को हम कहते हैं पासबुक और एक को हम कहते हैं चेकबुक। पासबुक वो होता है जिस पे आपके खाते का पूरा विवरण दिया होता है कि मतलब खाते में पैसा कितना है, कितना निकाला गया, कितना जमा किया गया, कब निकाला गया, कब जमा किया गया, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर दी होती हैं। जबकि जो आपका चेकबुक होता है, चेकबुक के थ्रू आप पैसे को आसानी से निकाल सकते हैं। मतलब चेकबुक अगर है आपके पास तो आपको बैंक जाने की आवश्यकता नहीं है। कहने का मतलब ये आपके पैसे को निकालने के लिए सरल तरीका होता है, ठीक? तो ये आपने चेकबुक के प्रकार पढ़े थे, आपने देखा था कि जो हमारे बैंक में खाते खोले जाते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं। फिर इसी में हमारा बच रहा था, एक तो बैंक के बारे में आपने डिटेल से पढ़ा था। इसी में आपका डाकखाना आता है, इसी में आपका एलआईसी आता है, इसी में आपका राष्ट्रीय बचत पत्र आता है, कुछ शेयर्स आते हैं, ऋण पत्र आता है, किसान विकास पत्र आते हैं। मतलब कई चीज़ें इसी में आपकी आती हैं, जो कि आपके बचत के साधन होते हैं। तो आज की क्लास में हम देखेंगे जीवन बीमा के बारे में। मतलब जीवन बीमा किस तरह से आपका बचत में आपकी हेल्प करता है। अगर हम इसके थोड़े से इतिहास को समझें, तो इतिहास के बारे में हमें पढ़ना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि कभी-कभी यहाँ से हमसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब हम एलआईसी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इतना तो हमें पता ही होना चाहिए, ठीक? ये भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीयकृत की गई है, जिसका नामकरण किया गया जीवन बीमा निगम। जब इसे भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीयकृत किया गया, तो इसका नामकरण किया गया जीवन बीमा निगम। 19 जनवरी 1956 को भारत सरकार ने भारतीय बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण किया और 245 खान की बीमा कंपनियां जो उस समय भारत में काम करती थी, उनकी देयताओं और संपत्तियों को हाथ में उसने ले लिया। अब जब इसका नामकरण हो गया, तो अगर हम थोड़ी-सी इसकी स्थापना की बात कर लें, क्योंकि ये जो एलआईसी है, एलआईसी के नाम से इसकी पहचान कब हुई? तो अगर हम इसके पूरे एलआईसी मतलब ये जो आपका इसकी स्थापना कब हुई या इसको कब पहचान मिली? तो संसद के अधिनियम 1 सितंबर 1956 को हुई। इसकी स्थापना कब हुई? संसद के अधिनियम द्वारा 1 सितंबर 1956 को हुई थी। और जब आपने राष्ट्रीयकरण की बात की, तो ये 19 जनवरी 1956 को हुई थी, ठीक? व्यक्ति और ये कंपनी के बीच में समझौता होता है। अगर हम बात कर रहे हैं कि ये जीवन बीमा है क्या? तो ये व्यक्ति और कंपनी दोनों के बीच में समझौता होता है। अब ये तो आपने थोड़ा-सा जीवन बीमा के बारे में समझा। अगर हम इसके उद्देश्यों पर प्रकाश डालें, तो इसके उद्देश्यों को थोड़ा-सा समझने की कोशिश करते हैं कि जो हमारा जीवन बीमा है, जीवन बीमा का उद्देश्य क्या होता है? इतना आप समझें कि जो ये जीवन बीमा है, इसका अर्थ होता है आपका कल्याण। यानी कि इसकी एक कह सकते हैं टैगलाइन है कि आपका कल्याण मेरा उत्तरदायित्व है। इसका उद्देश्य क्या होता है कि ये जो जीवन बीमा है, इसका उद्देश्य होता है कि आपका कल्याण मेरा उत्तरदायित्व है।
जहाँ आप कल्याण शब्द को 2 अर्थों में समझ सकते हैं। एक तो व्यक्तिगत स्तर पर, जिसमें हज़ारों परिवारों के प्रत्येक सदस्य को सुरक्षा प्रदान की जाती है, जिसका कि बीमा किया जाता है, और इन परिवारों में कमाने वाले जो सदस्य हैं, इनकी मृत्यु हो जाने पर इनको सुरक्षा भी दिया जाता है। तो अगर हम इसके ये जो जीवन बीमा किया जा रहा है, इसके उद्देश्य को समझें, तो सबसे पहले आता है पारिवारिक या परिवार का संरक्षण। परिवार का संरक्षण जैसे कोई व्यक्ति है, अगर वो परिवार में अकेले कमाने वाला है और उसने जीवन बीमा करवाया है और उसकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, कोई भी कारण हो मृत्यु का, कभी-कभी ऐसे मतलब कोई ऐसे बहुत बड़ी बीमारी हो जाती है या कोई भी दुर्घटना हो सकता है, उसकी मृत्यु का कारण। तो ऐसी स्थिति में परिवार के संरक्षण इसका उद्देश्य हो जाता है कि उसके परिवार का भरण-पोषण एलआईसी के द्वारा किया जाता है। दूसरा ये होता है कि वृद्धावस्था में आर्थिक सहायता। मतलब जैसे जब तक हमारे हाथ-पाँव चल रहे हैं, हम कार्य कर सकते हैं, कमा खा सकते हैं, लेकिन ऐसी परिस्थिति आती है, एक ऐसी अवस्था आती है जिसमें व्यक्ति कार्य नहीं कर सकता है। कहने का मतलब वृद्धावस्था में ये व्यक्ति उतना कार्य नहीं कर सकता है, तो ये आपकी वृद्धावस्था की सुरक्षा के लिए है। मतलब आर्थिक रूप से आपकी सुरक्षा करेगा वृद्धावस्था में। तो जैसे मान लेते हैं कि परिवार में कोई नहीं है, फिर भी अगर आपके पास धन है, तो आपकी सेवा करने के लिए कई लोग आ जाएँगे। आप देखेंगे आस-पास पड़ोस भी आ जाएगा। आपके पास अगर पैसा है, तो आपको वृद्धावस्था की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कभी-कभी आप देखते होंगे, जैसे जो माता-पिता हैं, वो अपनी वृद्धावस्था से पहले अगर अपने सभी बच्चों को धन का बँटवारा कर देते हैं और अपने पास पैसा नहीं रखते हैं, तो वृद्धावस्था में उन्हें तकलीफ़ उठानी पड़ती है। ऐसे माँ-बाप भी हैं, जो कि अपना हिस्सा बच्चों को तो देते ही देते हैं, लेकिन वो कुछ अपना हिस्सा भी बचा कर रखते हैं वृद्धावस्था के लिए, ठीक? तो ये सबके साथ होना चाहिए, ये करना भी चाहिए माँ-बाप को कि अपने सारे पैसों का बँटवारा बच्चों में नहीं कर देना चाहिए, ठीक? अगला है आपका लोन ले सकते हैं। जैसे अगर आपने बीमा करवाया है, तो आपको लोन भी मिल जाता है, साथ ही साथ आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है। जब आप बीमा करवा लेते हैं, एलआईसी करवा लेते हैं, तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है, ठीक? तो ये आपके कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है, कहने का मतलब आपके परिवार का संरक्षण करता है। दूसरा ये आपका वृद्धावस्था में आपकी सहायता करता है। तीसरा आपका लोन ले सकते हैं आप, और फिर इसी में आप टैक्स नहीं लगता है। या आप इसके और उद्देश्यों को समझें, तो आप उपेक्षित या देहाती इलाकों में जीवन बीमा के संदेश को पहुँचाना, ये जीवन बीमा का उद्देश्य होता है। हर स्त्री-पुरुष को जीवन बीमे की छत्र छाया में लाना, ये भी जीवन बीमा का उद्देश्य होता है। कहने का मतलब ये तो फ़ायदे थे आपके, बाकी जीवन बीमा का उद्देश्य यही होता है कि हर व्यक्ति के लिए क्या ये जो है बीमा की छत्र छाया में हर व्यक्ति को लाए, बीमेदार की कष्टसाध्य बचत की सुरक्षा भी रखें। तो इसके कई फ़ायदे होते हैं जीवन बीमा के। अब लेकिन हमें इसमें समझना क्या है? ये तो हमने थोड़ा-सा इसके उद्देश्यों के बारे में समझा कि उद्देश्य क्या हैं जीवन बीमा के। अब अगर हम जीवन बीमा के महत्व को समझें कि जीवन बीमा का महत्व क्या होता है? क्या इम्पोर्टेंस हैं इसके लाइफ इंश्योरेंस के? तो इसकी इम्पोर्टेंस कई हैं, हमें एक-एक करके थोड़ा-थोड़ा समझ लेना है। अगर सबसे पहले हम बात करें कि जो जीवन बीमा है, इसके महत्वों में सबसे पहले आता है आपका आकस्मिकताओं से सुरक्षा। ये आपने बचत के साधन जब आपने बचत की आवश्यकता पढ़ा था, तब भी आपने इन चीज़ों पर ज़िक्र किया था कि ये जो आपके आकस्मिकता है, उससे सुरक्षा, यानी कि इमरजेंसी के लिए आप बचत करते हैं, ठीक? तो ये जो आपका जीवन बीमा है, लाइफ इंश्योरेंस है, इसके द्वारा आकस्मिकताओं से सुरक्षा प्रदान की जाती है। क्या किया जाता है? हम आकस्मिकता से सुरक्षा प्रदान करते हैं। या कमाने वाले की अचानक या फिर असमय ही मृत्यु हो जाने पर परिवार के जो
और भी सदस्य होते हैं, उनकी जो स्थिति होती है वो कष्टदायक हो जाती है। अब ऐसे समय में अगर कमाने वाला जो सदस्य है, उसका बीमा हुआ रहता है, तो जितनी धनराशि का उसने बीमा करवाया है, वो पूरा धन परिवार को एक कह सकते हैं, एक मुश्त राय, एक मोटी रकम मिल जाती है। और चाहे उसके पूरा धन जमा करवाया हो या ना करवाया हो। मतलब अगर कोई जैसे ये मान लेते हैं कि हमने बीमा करवाया है, ठीक? मैंने बीमा करवाया है और मेरे परिवार में बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, हालाँकि मैं यहाँ पर एक पुरुष की तरह बता रही हूँ और अगर मैं कमा रही हूँ, मैंने बीमा करवाया है, मेरी किस्त जो है वो पूरी भले ही ना जमा हुई हो, लेकिन अगर मेरी असामयिक मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे में जो पूरा धन है, वो मेरे बच्चों को, मेरी पत्नी को मिल जाएगा। इसके ये लाभ होते हैं। अगर वहीं दूसरी बात करें, तो दीर्घकालीन उद्देश्य हेतु एक्चुअली बात ये है कि अगर जो बीमा करता होता है, वो जब वो बीमा करता है, तो वो जिसका बीमा करेगा वो उसको ऐसे ही बताना पड़ता है कि अगर आपकी मृत्यु हो जाती है, तो जो व्यक्ति बीमा करता है, अगर किसी व्यक्ति का बीमा किया है और अगर किसी वजह से उस व्यक्ति की असामयिक मृत्यु हो जाती है, तो उसको थोड़ा-सा तकलीफ होता है कि हमने इस चीज़ को कहा था। ये मुझे बहुत अच्छे से पता है क्योंकि ये चीज़ मेरे परिवार में भी हुआ है। ठीक? तो मेरे घर में भी बीमा किया जाता है। तो जो दीर्घकालिक उद्देश्य होते हैं या फिर दीर्घकालिक उद्देश्य हेतु, जैसे प्रत्येक परिवार दीर्घकालीन उद्देश्यों को निर्धारित करता है, जो कि लंबे समय में उसे पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित करता है। सामान्यतः ये उद्देश्य एक निश्चित अवधि में क्रियान्वित किए जाते हैं या पूरा किए जाते हैं और इसके साथ एक मोटी रकम लगती है। ऐसे उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बीमा जो होता है वो सहायक होता है। मतलब निश्चित अवधि वाली बीमा योजना जैसे विवाह के समय जैसे बच्चा छोटा है तो उसके लिए अभी से पैसा जमा कर देंगे, विवाह के समय हम पैसा निकलवा लेंगे और उसका विवाह कर देंगे। या उच्च शिक्षा के लिए पैसा जमा किया गया है कि बच्चा अभी छोटा-सा है, हम इसके उच्च शिक्षा के लिए जैसे अगर बेटी है तो उसके विवाह के लिए पैसा जमा किया जाता है, अगर बेटा है तो उच्च शिक्षा के लिए पैसा जमा किया जाता है। ये सब बहुत अच्छे से आप सब समझ सकते हैं इस चीज़ को, ठीक? तो बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए, विवाह के लिए ये बड़े मुद्दे होते हैं, बड़े उद्देश्य होते हैं या दीर्घकालीन उद्देश्य होते हैं, तो इन सब के लिए बीमा अच्छा होता है। इसी के साथ-साथ संपत्ति कर का प्रावधान। संपत्ति कर का प्रावधान मतलब वही टैक्स की बात की जा रही है। तो अधिक जो धनवान व्यक्ति हैं, जिसके पास बहुत अधिक संपत्ति है, अगर चाहे तो बीमा के द्वारा इस प्रकार की व्यवस्था कर सकते हैं कि उनके मरने के बाद संपत्ति कर चुकाया जा सके या इससे उनके उत्तराधिकारी जो होते हैं, उन पर बोझ नहीं आता है कि हमें जो है कर देना है। तो इसमें भी उनको राहत मिलता है। साथ ही साथ आयकर से मुक्ति मिलती है, तो बीमा किया गया जो धन है, वो आयकर से मुक्त होता है, उसके लिए आपको टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। अगला है आपका ऋण सुविधा। अच्छा ऋण का मतलब समझ में आ रहा है आपको? ऋण का मतलब वही लोन, लोन आप सभी ने सुना होगा, तो उसी लोन को हम ऋण के नाम से जानते हैं, ठीक? तो जो लोन की सुविधा है बीमे में या बीमे की किस्तें निश्चित रूप से चुकाने के लिए बीमा कंपनी द्वारा जमा की गई जो राशि है, उसका 75% भाग ऋण के रूप में देने की सुविधा रहती है, जिसे व्यक्ति जो होता है वो किस्तों में उसको जमा कर देता है, ठीक? अब जैसे हम और आप चाहें तो लोन नहीं ले सकते हैं। लोन लेने के लिए आपके पास कुछ न कुछ होनी चाहिए। जैसे आपको पता होगा कोई खेती अपना गिरवी रखकर लोन लेता है, कोई अपना सोना रखकर लोन लेता है। तो लोन लेने के लिए आपके पास कुछ न कुछ होना चाहिए, ठीक? अगला है आपका वृद्धावस्था में सुरक्षा। इस बात को आपने पहले भी अभी समझा था कि ये जो लोग सेवानिवृत्त होते हैं, सेवानिवृत्त के बाद किसी की आय अर्जित करने की क्षमता कम हो जाती है, कोई भी हो। क्या आप जितना अभी मेहनत कर सकते हैं या किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो क्या आप अब
इसी तरह से 60-65 साल की उम्र में भी कार्य कर लेंगे? नहीं। तो आपकी जो कार्य करने की क्षमता होगी उसमें ह्रास हो जाएगा और इस समय व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक शक्ति का ह्रास हो जाता है। ऐसे समय व्यक्ति को आर्थिक सुरक्षा की आवश्यकता होती है। जीवन बीमा आपको आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। अगला आपका आता है अनिवार्य बचत। तो बीमा जो है यानी कि जीवन बीमा में एक बार बीमा पॉलिसी लेने के बाद अनिवार्य रूप से आपको प्रीमियम अदा करना पड़ता है। इसमें व्यक्ति इच्छा हो मतलब अगर हम चाहें कि हमारी इच्छा नहीं है तब भी हमें जमा करना पड़ता है। हम वो रकम जमा करने के लिए, वो किस्त जमा करने के लिए पूर्णतः बाध्य रहते हैं। इससे व्यक्ति को बचत करने के लिए विवश होना पड़ता है। कहते हैं ना जब तक मतलब जैसे आपने बीमा नहीं करवाया है ठीक है, लेकिन अगर आपने बीमा करवा लिया तो आप बाधित हो गए हैं। आप जो हैं बाध्य हो गए हैं कि आपको पैसा जमा करना ही करना पड़ेगा, मजबूरन आपको जमा करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अगर मेरी इच्छा नहीं है तो मैं ना जमा करूँ, अगर मेरी इच्छा है तो मैं जमा करूँ, ऐसा नहीं होता है। फिर आता है आपका आर्थिक सुरक्षा। वही बात आ गई कि जीवन बीमा के द्वारा परिवार को आर्थिक सुरक्षा मिलती है। अगर जैसे ये मानते हैं कभी-कभी क्या हुआ कि अगर आग लग गई, चोरी हो गया, दुर्घटना हो गया, दंगे हो गए, किसी वजह से भी आपकी जो मूल्यवान वस्तु है उसका अगर हानि हो जाता है, तो उसका मुआवज़ा भी आपको कंपनी की तरफ से दिया जाता है। तो इस तरह से अगर पारिवारिक जो है ये इस प्रकार से आपका पारिवारिक जो आर्थिक सुरक्षा है वो प्रदान होता है। कई बार आपने देखा होगा कि दुकान-वुकान है, बड़ा दुकान है, वहाँ पर अगर आग लग गई है, तो उसका मुआवज़ा मिलता है क्योंकि व्यक्ति ने उसका बीमा करवाया होता है, तभी उसको वहाँ पर पैसा मिलता है। ऐसे थोड़ी ना मिल जाता है कि आपका पैसा मिल गया आपको, तो वो बीमा रहता है, ठीक? ये इतना आपने देखा कि बीमा के महत्व क्या-क्या हैं। 1 महत्व, 2 महत्व नहीं, पूरे-पूरे आपने 8 महत्व की चर्चा यहाँ पर की है। तो ये कुछ बीमा के फ़ायदे थे। अच्छा, हमने बीमा के बारे में समझा, जीवन बीमा की स्थापना कब हुई, इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ, हमने इसके उद्देश्य और महत्व को भी समझ लिया। अब यहाँ पर हम बात करेंगे जीवन बीमा के प्रकार, ठीक? क्या बात करेंगे कि जीवन बीमा के प्रकार क्या-क्या हैं? अब ये जो आपका जीवन बीमा है, ये आपका 1-2 प्रकार का नहीं है, ये भी कई प्रकार का होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे आजीवन बीमा। आजीवन मतलब आजीवन का मतलब हो गया होल लाइफ, ठीक? होल लाइफ इंश्योरेंस। तो इसमें होता क्या है कि होल लाइफ आपको आजीवन का मतलब जीवन भर, वैसे ही समझ में आ रहा है। ये बीमेदार के पूरे जीवन काल या प्रीमियम जो होता है जीवन भर आपको जमा करना होता है और ये जो बीमा होता है या जो इसमें बीमेदार होता है, इसमें बीमित व्यक्ति को पूर्ण जीवन प्रीमियम तो अदा करना ही पड़ता है। अगर ये मान के उसकी हम माने कि अगर उसकी मृत्यु हो जाती है या उसके मरने के बाद पैसा परिवार को मिलता है। मतलब जितनी राशि का बीमा किया है, उतनी राशि उसके उत्तराधिकारी उत्तराधिकारी मतलब उसके पुत्रों को, बच्चों को प्राप्त होता है और इस बीमे का एक दोष भी है कि इसमें बीमित व्यक्ति को स्वयं अपने जीवन में कोई लाभ नहीं होता है। परिवार की आर्थिक सुरक्षा की दृष्टि से ही ये अच्छा होता है। अगर आप जीवित हैं तो आपको ये पैसा मिलने वाला नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ़ ये आपके बच्चों के, आपके परिवार के काम में आता है। इससे आप कोई किसी प्रकार का लाभ नहीं ले सकते हैं। अगर आप चाहें कि जैसे ये जो आपका आजीवन बीमा है, आजीवन का मतलब ही हो गया कि जब तक आप जीवित हैं तब तक इसमें आप पैसा डालते रहेंगे और आपको यहाँ से पैसा नहीं मिलेगा, मरने के बाद ही आपको पैसा मिलेगा, ठीक? अब ये तो आपने पहला प्रकार देखा। अब इसी में अगर हम दूसरे प्रकार की बात करें, तो सीमित भुगतान आजीवन बीमा। ये जो आपका सीमित भुगतान आजीवन बीमा है,
नाम से ही पता चल रहा है कि लिमिटेड पेमेंट है ये लिमिटेड पेमेंट लाइफ पॉलिसी है, ठीक? ये भी आपके आजीवन की तरह ही होता है, बस फ़र्क क्या होता है कि इसमें जो व्यक्ति होता है, उसको ये एक निश्चित समय तक ये पैसे को अदा करना पड़ता है। निश्चित अवधि पूरा होने के बाद प्रीमियम बंद हो जाता है। अब ये जो बीमित व्यक्ति है, उसको अगर उसकी असमय मृत्यु हो या फिर अवधि पूरी होने के बाद कभी भी मृत्यु होती है, तो इसका पैसा उसके उत्तराधिकारी को मिल जाता है और मतलब परिवार के लोगों को मिल जाता है। क्यों और ये आपका दोनों जो आपका आजीवन बीमा था और जो आपका सीमित भुगतान आजीवन बीमा है, दोनों सेम है। बस फ़र्क इतना है कि जो आपका आजीवन बीमा है, इसमें जो बीमित व्यक्ति है उसको अपने जीवित रहने तक पैसा जमा करते रहना है, लेकिन जो आपका सीमित भुगतान आजीवन बीमा है, इसमें भी व्यक्ति को लाभ नहीं मिलेगा बट उसको पैसे आजीवन नहीं जमा करना है, एक निश्चित समय तक वो पैसे को जमा करेगा। उसके बाद अगर उसकी असमय मृत्यु हो जाती है तो उसका पैसा जो है उसके परिवार को मिलेगा या फिर जब वो मर जाएगा तभी उसका पैसा उसके परिवार को मिलेगा। अगला है तीसरा है आपका बंदोबस्ती बीमा योजना। ये सबसे ज़्यादा प्रचलित है आपका, ये सबसे ज़्यादा प्रचलित बीमा है। इसमें जो बीमित व्यक्ति है, उसको अवधि पूरा होने के पश्चात अगर वो जीवित है तो स्वयं उसको भुगतान कर दिया जाता है। अगर उसकी असमय मृत्यु हो गई है तो वही उसके जो उसके उत्तराधिकारी हैं, उनको मिल जाता है। इसमें यही लाभ था इसका कि इसमें अगर मर जाता है तो पूरे फैमिली को ये पैसा भुगतान कर दिया जाएगा और अगर नहीं मरता है तो व्यक्ति जो है खुद ही उसका भुगतान कर लेगा। तो इस प्रकार का पॉलिसी से जो परिवार की आर्थिक सुरक्षा है, आर्थिक सुरक्षा भी हो जाती है और जीवित रहने की दशा में स्वयं बीमेदार जो होता है उसको भी आर्थिक लाभ हो जाता है। तो ये सबसे आपका बढ़िया बीमा है क्योंकि भाई जो व्यक्ति इतना भुगतान कर रहा है, इतना पैसे जो है जमा कर रहा है, उसको भी तो थोड़ा बहुत लाभ होना चाहिए, क्यों? चलिए, अब आगे बढ़ते हैं द्विबंदोबस्ती बीमा। ये आपका द्विबंदोबस्ती बीमा क्या है? तो ये जो आपका द्विबंदोबस्ती बीमा है, ये आपके दिव्यांग या फिर जिसे हम अपंग कहते हैं, ऐसे लोगों के लिए होता है। इनको पैसा ज़्यादा मिलता है। कहने का मतलब जो इनका पैसा है, वो दोगुना हो जाता है। ठीक? अगली बात कर लेंगे हम संयुक्त बीमा की। तो जो संयुक्त बीमा है आपका, ये 2 लोग इसको संयुक्त का मतलब ही क्या होता है मिलकर। तो 2 व्यक्तियों द्वारा मिलकर जो कराई गई बीमा होती है, उसे ही हम संयुक्त बीमा कहते हैं और ये व्यक्ति अधिकांशतः हम देखेंगे तो पति-पत्नी हो सकते हैं। यदि पत्नी आय अर्जित करती है, तो पति-पत्नी का संयुक्त बीमा किया जाता है। जिसमें एक प्रीमियम पर दोनों के जो है सुरक्षा की गारंटी दी जाती है। एक की मृत्यु के बाद दूसरे जीवन साथी को पूरा धन दे दिया जाता है। मतलब अगर पत्नी की मृत्यु हो गई तो पूर्णतः धन पति को मिलता है और अगर पत्नी की मृत्यु हो गई सॉरी अगर पति की मृत्यु हो गई तो पूर्णतः धन जो होता है वो पति को मिल जाता है या पत्नी मतलब दोनों में से जो भी ज़िंदा है उसको। तो इस प्रकार की जो अन्य आपकी सेवाएँ हैं, वो आपके मतलब कई प्रकार के और भी खाते खोले जाते हैं। ये तो आपके मुख्य मुख्य तौर पर जो खाते थे, हमने उनकी बात कर ली। इसी में एक आपका आ जाता है विशेष बंदोबस्ती योजना। अब ये इसमें जो होता है एक जैसे कोई व्यक्ति है वो पैसा उसका कभी ज़्यादा आ रहा है, कभी कम आ रहा है। तो ये जो बंदोबस्ती बीमा होता है, ये ऐसे व्यक्तियों के लिए होता है जो पैसा कमाने की अवधि जिनकी सीमित होती है। इसमें प्रीमियम जो होते हैं, वो बड़े से छोटे होते हैं। कहने का मतलब जो आपने जैसे जो पहली किस्त दी है आपने, वो किस्त आपकी बड़ी होगी। उसके बाद जो है आपकी जो किस्तें हैं और किस्तें हैं, वो धीरे-धीरे छोटी हो जाएँगी। जैसे अगर किसी व्यक्ति को कहीं से एक बार में बहुत अधिक पैसा मिल जाता है, तो वो व्यक्ति विशेष बंदोबस्ती
योजना के अंतर्गत अपना बीमा करवाता है। एक बार में उसने मोटी रकम डाल दी, उसके बाद थोड़ा-थोड़ा प्रीमियम उसका छोटा होता चला जाता है, तो बाद में उसको कम पैसे जमा करने पड़ते हैं। ठीक? ये आपने क्या देखा, विशेष बंदोबस्ती। इसी में एक आपका आ जाता है गृह लक्ष्मी बीमा योजना या गृह लक्ष्मी बीमा। ये क्या है आपका? इसके बारे में भी थोड़ा-सा हम समझ लेते हैं कि गृह लक्ष्मी बीमा क्या होता है। अगर हम बात करें गृह लक्ष्मी बीमा, तो इसकी शुरुआत हुई थी 8 मार्च 1975 को। ठीक? इसमें बस एक पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, ये आपका आया 1975। ज़रा मुझे आप किन्हीं 2 ऐसे संस्थाओं या किसी एक संस्था और किसी एक प्रोग्राम का नाम बता दीजिए जो कि 1975 में स्टार्ट हुई थी, ठीक? आपका एग्ज़ाम आपके पास है, आपके सर पर है, उम्मीद है कि आप चीज़ों को रिवाइज़ कर रहे होंगे, ठीक? अगर आपने नोट्स नहीं बनाया है तो कोई बात नहीं, आपको अब नोट्स बनाने का टाइम नहीं है। जिस प्रकार से आपके एग्ज़ाम की डेट बताई जा रही है, डेट क्या, समय आपका जो बताया जा रहा है 15 जनवरी के पहले-पहले, तो आपके पास इतना समय नहीं है कि आप नोट्स बनाएँगे। आप करेंगे क्या? प्लेलिस्ट में जाएँगे, आपके पास सारी क्लासेस पड़ी हैं, यहाँ तक कि फिज़ियोलॉजी की भी क्लास मैंने करवा दी है। तकरीबन आपके 35 के आस-पास क्लास हुई है फिज़ियोलॉजी की। आप सबकी स्पीड बढ़ा-बढ़ा के आप 1.7, यानी कि अगर जो एक बार पढ़ा है, 2 बार पढ़ा है, तो वो 2 पे स्पीड रख के भी देख सकता है। जिन्होंने क्लास एक बार नहीं ली है, एक भी बार नहीं ली है, तो वो 1.5 पर करके देखेंगे या फिर 1.75 पर करके देखेंगे, तब भी उनको समझ में आ जाएगा कि क्या बोला जा रहा है। तो आप जाइए, एक-एक फ़ोल्डर खोलिए, 2-2 3-3 दिन में। ये मानिए कि आपके पास 7 फ़ोल्डर हैं, तो आपको ये मान के चलिए कि आपको 3 दिन में 4 दिन में आपको 1 फ़ोल्डर को ख़त्म करना है, साथ ही साथ जो प्रैक्टिस है आप उनको भी कर डालिए। और आप मार्केट से, अगर आपके पास यूथ अभी भी नहीं है, तो आप यूथ ले आइए या जो भी आप प्रैक्टिस सेट लाना चाहते हैं, लाकर एक बार कर डालिए, क्योंकि समय आपके पास बहुत कम है, समय अब नहीं रहा। डेट भले ही नहीं आई है, लेकिन जो चीज़ें आपको बताई गई हैं, मैं उन्हीं के आधार पर ये कह रही हूँ कि आपके पास समय नहीं है, तो आप सभी रिवीज़न करिए, क्लास लीजिए और अपने जो है प्रैक्टिस सेट को लगाइए, ठीक? ये बहुत ज़रूरी है। चलिए, अब हम कुछ और हमारी अन्य प्रकार की बीमा पॉलिसीज़ हैं, जिनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है दुर्घटना बीमा। दुर्घटना बीमा क्या है? आप सभी ने सुना ही होगा कि दुर्घटना बीमा क्या है। ये दुर्घटना बीमा क्या है? तो ट्रेड यूनियन एक्ट के अनुसार गैर सरकारी संगठनों के जो कर्मचारी हैं, कर्मचारियों के लिए ये सुविधा प्रदान की गई है। कौन-सी? चिकित्सा बीमा की। तो इसमें कर्मचारियों को चिकित्सा का लाभ प्रदान किया जाता है। चिकित्सा बीमा के लिए व्यक्ति को प्रतिमाह आय का कुछ निश्चित भाग जमा करना होता है या व्यक्ति जमा करता है। परिवार में स्वयं कर्मचारी व उसकी पत्नी या फिर जो बच्चे हैं, उनको निःशुल्क उनका इलाज किया जाता है। साथ ही चिकित्सा अवकाश भी प्रदान किया जाता है। तो ये जो चिकित्सा बीमा होता है, ये बहुत ही लाभ पहुँचाता है। ऐसा नहीं है कि जैसे जो व्यक्ति कार्य कर रहा है, सिर्फ़ उसी को लाभ पहुँचाएगा। इसके वाइफ़ जो हो गई, इसके जो चाइल्ड हो गए, जो बच्चे हो गए, इनको आपको पता ही है कि आजकल कब कौन-सी बीमारी किसको हो जाए, तो कोई पता नहीं रहता है और पैसा इतना लगता है कि आपकी जो भी जमा पूँजी है, कब एक ही रात में निकल कर आपकी हॉस्पिटल में पहुँच जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो ये जो हेल्थ इंश्योरेंस होता है, ये सभी को करवाना चाहिए। बाकी हम जो बात कर रहे हैं, ये जैसे जो कंपनी में कार्य कर रहे हैं कर्मचारी, उनको ये सुविधा दी जाती है कि आप अगर जो है ये बीमा करवाते हैं, तो जो आपकी धनराशि है, यानी कि जो आपका वेतन है, आपके वेतन से कुछ एक निश्चित अमाउंट निकाल कर इसमें जमा कर दिया जाता है और जब भी आपको आवश्यकता हो, तो वहाँ पर आपका, आपके परिवार का, मतलब आपका, आपके बच्चों का, आपकी पत्नी का यहाँ पर मुफ़्त में इलाज किया जाता है, उनके लिए आपको पैसा नहीं देना होता है। ये होता है आपका चिकित्सा बीमा।
अगर वहीं हम बात करें, दूसरा है आपका स्वास्थ्य बीमा, हेल्थ बीमा जो होता है। और सॉरी, ये मैं आपको क्या बता रही हूँ, ये जो आपका हेल्थ बीमा है, ये बता रहे थे। बात हेल्थ बीमा की हो रही थी और मैं बता रही हूँ आपको दुर्घटना बीमा। तो ये जो आपका हेल्थ बीमा होता है, ये इसमें आपका निश्चित होता है कि जो है आपको आपके जो वेतन है उसमें से निकाल कर जमा कर दिया जाएगा और जब भी आपको आवश्यकता होगी तो आपको सुविधा दी जाएगी। दूसरा है आपका दुर्घटना बीमा। आपने सुना होगा ना, एक्सीडेंट इंश्योरेंस। तो दुर्घटना बीमा क्या है? वाहन चालकों की सुरक्षा के लिए दुर्घटना बीमा किया जाता है। मतलब इसमें बीमेदार को प्रति वर्ष नया बीमा करवाना पड़ता है। वाहन की किसी प्रकार की दुर्घटना होने पर वाहन चालक को चिकित्सा सुविधा या चिकित्सा अवकाश व वाहन सुविधा के लिए भुगतान किया जाता है। तो ये आपका होता है दुर्घटना बीमा। वहीं अगर हम बात करें अग्नि बीमा, अग्नि बीमा क्या है? फायर इंश्योरेंस। तो इस प्रकार का बीमा आग लगने के खतरे की सुरक्षा के लिए किया जाता है। किसी भी व्यापारिक जो प्रतिष्ठान, दुकान है, फैक्ट्री है, इन सब में अगर आग लग जाती है, तो इससे सुरक्षा के लिए ये बीमा करवाया जाता है। इसमें भी प्रति वर्ष नए सिरे से बीमा करवाना पड़ता है और प्रति वर्ष प्रीमियम भी भरना पड़ता है। आग लगने पर हानि का मूल्यांकन किया जाता है और उसी के हिसाब से, जैसे आपका नुकसान हुआ है, उसी के हिसाब से आपको भरपाई करवाई जाती है या फिर आपको भुगतान करवाया जाता है। अगला आता है आपका घर का बीमा। ये घर का बीमा जो है, ये आपका क्या है? तो घर का बीमा, इसमें पूरे घर का बीमा किया जाता है। घर के प्रत्येक सामान, जैसे कि आपका फर्नीचर हो गया, आपके बर्तन हो गए, गहने हो गया या कोई कीमती सामान हो गया, कपड़े हो गए, किताबें हो गई, इन सब का बीमा करवाया जाता है। क्यों करवाते हैं? जैसे मतलब चोरी हो, दंगे में लूट-पाट हो या प्राकृतिक कोई विपदा आई हो, तो ऐसा, या फिर आपको आग लग गई हो घर में, तो इन सब से इस प्रकार के जो नुकसान होते हैं, तो ऐसे नुकसान होने पर मूल्यांकन किया जाता है और जितना आपका और ये जो होता है इसका जो मुआवज़ा आपको मिलता है, ये कंपनी के द्वारा आपको दिया जाता है। इसमें भी वही आपको करना है कि प्रति वर्ष ये आपको करवाना पड़ता है और प्रीमियम आप इसको वर्ष भर भरते हैं। तो ये आपका होता है बीमा, जिसे आपने समझा। क्या समझा? आपने सबसे पहले ये देखा कि बीमा क्या होता है, हमने बीमा की थोड़ी-सी स्थापना के बारे में बात की, कि जो जीवन बीमा है इसकी स्थापना, इसका नामकरण कब हुआ, तो ये डेट आप थोड़ा-सा ध्यान रखेंगे कि किस डेट में हुआ। फिर साथ ही साथ हमने इसकी स्थापना की बात की, बीमा के उद्देश्यों को देखा, जो कि आपका परिवार का संरक्षण करना है, वृद्धावस्था में आर्थिक सहायता देना है, लोन ले सकते हैं, टैक्स से आपको मुक्ति मिलती है। अगर यही हम बात करते हैं जीवन बीमा के महत्व का, तो हमने महत्व में भी कई महत्व देखे, जैसे कि आपके आकस्मिकताओं से सुरक्षा दिलाते हैं, आपके दीर्घकालीन उद्देश्य के लिए बीमा करवाया जाता है। अब हर जो है ये हर उद्देश्य की प्राप्ति आप तुरंत नहीं कर सकते हैं, तो हम बीमा करवा लेते हैं, तो जो हमारे कुछ उद्देश्य होते हैं, हम उनकी पूर्ति बाद में करते हैं। संपत्ति कर का प्रावधान होता है, आयकर से मुक्ति मिलती है, ऋण सुविधा होती है, वृद्धावस्था में सुरक्षा मिलता है, अनिवार्य बचत आपकी होती है, आर्थिक सुरक्षा मिलता है। फिर हमने बात की जीवन बीमा के प्रकार, जिसमें हमने आजीवन बीमा देखा, सीमित भुगतान जीवन बीमा देखा, सीमित भुगतान आजीवन बीमा देखा, बंदोबस्ती बीमा देखा, द्विबंदोबस्ती बीमा देखा, संयुक्त बीमा देखा, विशेष बंदोबस्ती बीमा देखा, गृह लक्ष्मी बीमा के बारे में सुना कि इस योजना की शुरुआत कब हुई, दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य बीमा, अग्नि बीमा और हमने घर का बीमा समझा। अब इतना चीज़ें तो आपने समझ ली। अब हम बढ़ते हैं अपने बचत के अगले साधन, जो कि है हमारा पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस क्या है? जिसे हम डाक खाना कहते हैं। अब ये जो डाक खाना है आपका, ये भी आपका बचत पत्र, ये भी आपका बचत का साधन होता है।
ये डाक खाना आपका क्या है? ये जैसे जो आपकी छोटी-छोटी बचत होती हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार द्वारा ये डाक खाना बचत बैंक की स्थापना की गई थी। जो डाक खाना है, ये आपका छोटे-छोटे बचत की आदत आप में डालती है। अगर हम थोड़ा-सा इसके बारे में समझें, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1982 में इसकी शुरुआत हुई थी और इसमें भी आपकी छोटी-छोटी आदतों के मतलब बचत की आदतों को विकसित करने के लिए ही यह जो है डाक खाना खोला गया था। ये भी बैंक के ही समान होता है, इसमें चालू खाता नहीं खोला जाता है। मतलब ये जो आपका डाक खाना होता है, इसमें भी हम कई प्रकार के खाते को खोलते हैं। जैसे जो आपका ये डाक खाना है, ये आपके अंदर तो छोटी-छोटी बचत को प्रोत्साहित करने के लिए खोला गया था, ठीक? प्रारंभ में जब बैंकों का बहुत अधिक विकास नहीं हुआ था, तब छोटे-छोटे गाँव में डाक खाने के द्वारा ही बचत बैंक का कार्य किया जाता था। अभी भी ये डाक खाने आपको देखने को मिलेंगे और ये संचालित भी हो रहे हैं। अगर हम बात करें तो वर्तमान समय में जो कि अभी हाल-फिलहाल के डाटा में देखा था जो आपकी बुकों में दिया गया है, इसके हिसाब से वर्तमान समय में 1,44,000 डाकघर हैं। इसमें चालू खाता आपको नहीं देखने को मिलेगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसमें आप बचत खाता खोलते हैं। जो आपका डाक खाना है इसमें आप सेविंग अकाउंट खोलते हैं और डाक खाने में कम से कम ₹5 से कोई भी व्यक्ति खाता खुलवा सकता है। और ये जो बचत है ये खाता व्यक्ति स्वयं अपने नाम पर या फिर संयुक्त के नाम पर या संयुक्त रूप से या फिर अगर कोई नाबालिग है उसके साथ संरक्षक के रूप में खोल सकता है। एक बार अगर खाता खोलने के बाद इसमें कम से कम आपका ₹1 होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। डाक खाना जो आपका है, ये बचत बैंक में एक व्यक्ति अधिकतम 25,000 या संयुक्त रूप से ₹50,000 तक का ये जमा इसमें करवा सकता है। आपको पता है कि डाक खाने में बहुत ज़्यादा पैसे का लेन-देन नहीं होता है, क्योंकि इसमें छोटी-छोटी बचत की आदतों को विकसित करने के लिए किया गया था ना, तो ये आपका इसमें बहुत ज़्यादा नहीं किया जाता है। बस आपको ध्यान रखना है कि ये भी बिल्कुल आपकी बैंक की तरह है, बट इसमें जो है ना तो चालू खाता होता है और ना ही इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट के पैसे जमा किए जाते हैं। तो ये तो एक लिमिटेशन होती है इसमें, ठीक? ये आपने क्या देखा? ये आपने देखा डाक खाना के बारे में समझा। इसी के साथ हम एक और समझ लेते हैं, वो है हमारा एनएससी जिसे हम कहते हैं राष्ट्रीय बचत पत्र, ठीक? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। आपसे एक क्वेश्चन आपसे बार-बार पूछा गया है कि राष्ट्रीय बचत पत्र क्या है या किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इसमें आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो आपका राष्ट्रीय बचत पत्र है, वो डाक खाने के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक? ये इसे डाकखाने से प्राप्त किया जा सकता है और यह एक कार्ड होता है। तो ये भारत सरकार द्वारा चालू की गई योजना है। इसे भारत शासन ने पूँजी प्राप्त करने के लिए प्रारंभ किया था। और ये जो बचत पत्र है समय-समय पर विभिन्न अवधि और विभिन्न राशि इसमें चलाए जाते हैं। व्यक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार इनको खरीदता है। अवधि पूरा हो जाने पर पूरी रकम ब्याज सहित उस व्यक्ति को या उसके उत्तराधिकारी को दे देते हैं। इसमें जो लगाया गया धन होता है, वो पूरी तरह से आपका सुरक्षित होता है और सामान्यतः इन्हें इन्हें अवधि पूरा होने पर ही भुगतान किया जाता है। अगर मान लेते हैं किसी कारण से आपको पहले ही इसके भुगतान की आवश्यकता पड़ती है, तो जिस तारीख को आपने खरीदा है, उसके 1 वर्ष के बाद भुगतान किए जा सकते हैं या धनराशि का लाभ मतलब इसमें जो धन की हानि है, उसको आपको लेना पड़ेगा कि जो आपने समय पे अगर खुलवाते हैं, तो आपको धन का हानि नहीं होगा। और एक क्वेश्चन जो आपसे बार-बार पूछा जाता है कि ये राष्ट्रीय बचत पत्र किसी भी आप डाकखाने से प्राप्त कर सकते हैं और ये पूछा गया है कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो डाकखाने से प्राप्त किया जाता है।
अब इसके लिए जो डाक खाना अधिकारी है उसको आवेदन पत्र देना पड़ता है। आवेदन पत्र में चाही गई जो जानकारी है भरने के बाद आपको डाक खाना अधिकारी जो है तुरंत बचत पत्र दे देता है और अवधि पूरा होने के पश्चात आप डाक खाने में इसका भुगतान भी करवा सकते हैं। तो ये आपका लेकिन जो बचत पत्र आप लेते हैं इसका ये गुमना नहीं चाहिए, फटना नहीं चाहिए। ये थोड़ी-सी अगर किसी भी स्थिति की वजह से चोरी हो जाती है या फिर गुम जाता है, फट जाता है तो आपको डाकखाने में जो अधिकारी हैं उनको सूचित करना पड़ता है और वो जाँच-पड़ताल करने के बाद आपको दूसरा बचत पत्र दे देते हैं। तो इतना ये आपके साथ रियायत बरतते हैं। ये आपने पढ़ा डाकखाने के बारे में और एनएससी के बारे में। अभी हमें इसमें कई चीज़ें समझनी हैं जो कि हम अपनी कल की क्लास में समझने वाले हैं कि इसी में हम देखेंगे कि ऋण बचत पत्र क्या है, राष्ट्रीय बचत पत्र तो आपने देखा ही देखा क्या है और इसी में हम अभी देखने वाले हैं शेयर क्या होते हैं, सामान्य भविष्य निधि का ये सामान्य भविष्य निधि क्या है? यानी कि जो आप बात करते हैं जीपी एफ का और जो आप बात करते हैं ईपीएफ का अंश क्या है, शेयर क्या है, इसी के साथ-साथ हम देखेंगे ऋण पत्र क्या हैं। तो इन सब के बारे में अभी में छोटे-छोटे बिंदु बचे हुए हैं जिसको हम कल समाप्त कर लेंगे। तो कल आपकी बचत की जो क्लास है वो लास्ट क्लास होगी जिसमें हम इन सारे बिंदुओं को समाहित करेंगे। तो कल आपकी बचत की लास्ट क्लास होगी। आज के लिए हम यहीं इतना रखते हैं। क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये आपको जो क्लास या जो कंटेंट मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है, ठीक? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करिए, प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाइए और अपनी क्लास को रिवाइज़ ज़रूर करिए, ठीक? प्रैक्टिस सेट अगर नहीं है, तो भी जाइए और मार्केट से आज ही लेकर आइए। आप में से मुझे आप लोग ये बताएँगे कि कौन-कौन इस समय पर प्रैक्टिस सेट लगा रहा है? एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हाँ, हम प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।